नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 25 जून 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल, द रूरल इकोनॉमी कैन जंप स्टार्ट अ रिवाइवल। कुल मिला के यहाँ पे सरकार की क्रिटिसाइज किया जा रहा है। खैर, द हिंदू का न्यूज़पेपर है तो कोई नई बात नहीं, सरकार यहाँ पे क्रिटिसाइज की जाएगी। लेकिन हम सरकार को क्रिटिसाइज करने के बजाय एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ऑथर जो पॉइंट्स दे रहे हैं रूरल इकोनॉमी को लेकर, मैं बोलूंगा कि इस आर्टिकल के बहुत से पॉइंट्स रूरल इकोनॉमी को लेकर बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैं सारे के सारे पॉइंट्स नए नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने पहले भी बातचीत करी है। तो रूरल इकोनॉमी किस प्रकार से पैंडेमिक के समय पे जब ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी नीचे जा रही थी तो कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी ने डाउन स्लाइड को थोड़ा रोका। थोड़ा बहुत रूरल इकोनॉमी में ग्रॉस वैल्यू एडिट हुआ है, जब बाकी जगहों पे ग्रॉस वैल्यू एडिट नेगेटिव जोन में जा रहा है। क्या क्या परेशानियां हैं हमारी रूरल इकोनॉमी की, सरकार के मिस स्टेप्स यहाँ पे क्या रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ऑथर ने बताया है। इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है स्टेजिंग अ कम बैक, री एनर्जाइजिंग इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी। देखिए, इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है अफ्रीका में, उसके बारे में बात की गई है। और कहीं ना कहीं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है अफ्रीका में, दैट इज वेरी एम्बिशियस। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमें अफ्रीका में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी उसको रीसेट करना पड़ेगा। काफी अच्छा आर्टिकल मैं बोलूंगा। जो भी अब तक इंडियन इन्वेस्टमेंट्स रही हैं अफ्रीका में, जिस प्रकार से कोरोना ने अफ्रीका के अंदर तबाही मचाई है, किस प्रकार से कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से इंडिया के इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर कम हो गए, इन सब फैसेट्स के बारे में अच्छे अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। तो नोट्स के रिस्पेक्ट में आपको अच्छे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मिलेंगे। और अफ्रीका में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको इंप्रूव करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया, तो इसे देखेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टॉपिंग द सर्ज। देखिए, आपको पता है कि जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस की वो थोड़ी कम हो रही है। तो इसके चलते वो स्टेट्स जहां पे खासा नुकसान हुआ था लॉकडाउन के चलते, वहां पे एकदम से एक रीओपनिंग देखने को मिल रही है। लॉकडाउन हट रहा है, उस लॉकडाउन हटने के चलते एकदम से लोग टूरिस्ट सेंटर की तरफ भाग रहे हैं। कुछ जगहों पे मॉल, जिम्नेजियम टाइप की चीजें खुल गई हैं। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में केस एकदम से बढ़े हैं। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो फैल रहा है, और उसके साथ साथ अब तो एक नया वेरिएंट आ गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो इन सब चीजों पे ध्यान देते हुए ये जो सर्ज है सेकेंड कोरोना वायरस का जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको अरेस्ट करने की जरूरत है, ना कि हम बिल्कुल ही आराम से हो जाएं और थर्ड वेव को न्योता दे दें। तो ये बात बताई जा रही है इस आर्टिकल में। दो तीन जो पॉइंट्स हैं इनको देखेंगे। फिर नेक्स्ट है डिजर्विंग विनर्स। भाई, अभी न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में टेस्ट मैच हुआ, छठे दिन न्यूजीलैंड जीत गई, इंडिया हार गई। तो कहीं ना कहीं जो पिचेस थी इंग्लैंड की वो न्यूजीलैंड के फेवर में थी, इंडिया के पिचेस जैसी नहीं थी। बहुत अच्छा खेले टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट। तो ये आपने मैच देखा ही होगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था न्यूजीलैंड इंडिया के बीच में। 2019 से अब तक इसके बहुत से वर्जन्स हो चुके हैं, बहुत सारी अलग अलग टीम लड़ चुकी हैं। इंडिया इज द सेकंड बेस्ट हियर। तो इसको मैं अलग से डिस्कस नहीं करूंगा, देयर इज नथिंग न्यू टू टेल इन इट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। 2019 में शुरू हुई है और इसका फाइनले था साउथहैम्पटन में, जो कि इंडिया हार गया है, न्यूजीलैंड जीत गया। फिर सीबीएसई का प्लान क्या है 12वीं क्लास को एसेस करने का। अभी सीबीएसई का प्लान क्या है वो तो हमने बात कर ली। यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स बैठ के बात कर रहे हैं कि ये जो करंट प्लान है सीबीएसई का 12th क्लास का बच्चों को एसेस करने का, क्या ये सही तरीके से काम करेगा। कोशिश करूंगा कि मैं इस टॉपिक को अलग से कवर करूं, यहाँ पे मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाकी आर्टिकल्स डिस्कस हो रहे हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है आज, प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स राइट। हालांकि इस प्रोटेक्टेड प्रिजनर्स राइट में मैं आपको पहले ही बता दूं कि आर्टिकल लिखा है आबिद मुश्ताक ने, तजमुल इस्लाम ने। ये दोनों लॉ के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में तो कश्मीर के लोग जो जेल में बंद है दुनिया भर में, देश भर में, उनके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। बट इन्होंने कुछ जनरल स्टैटिस्टिक्स भी दिए हैं। वो जनरल स्टैटिस्टिक्स क्या हैं इनको समझने की कोशिश करूंगा। तिहाड़ जेल से रिलेटेड कुछ इन्होंने फिगर्स बताए हैं यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताया है जिसके बेसिस पे अगर प्रिजनर्स के राइट से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाती हैं। देखिए, कोविड-19 के समय पे प्रिजनर्स की हालत बहुत खराब रही है, तो देयर इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि प्रिजनर्स से राइट से रिलेटेड आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछ दिया जाए यूपीएससी मेंस में। या ये भी हो सकता है कि कोविड-19 के समय पे जो वल्नरेबल पीपल हैं उनके बारे में एक सवाल पूछ दिया जाए, तो वहां पे आप ये प्रिजनर्स राइट वाली बात कोट कर सकते हो। कैसे प्रिजनर्स यहाँ पे इन्फेक्ट हुए, मरे, कैसे बहुत ज्यादा जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर ये जोर डाला है कि जो लोग भी जेल में बंद हैं उनकी उनकी फैमिली मेंबर से लगातार बात कराओ, जो कि फिजिकल मीटिंग्स बैंड है। लेकिन इन सब चीजों को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे ये दोनों लोग लिख रहे हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं। और रिसेंटली यहाँ पे जो ऑथर है वो विश्वनाथन आनंद के साथ
अपने किसी एक इंसिडेंट को कोट कर रहा था कि 1987 में वो एक बार पाला नाम के केरला के टाउन में विश्वनाथन आनंद से मिला था, बाद में उसका बाद कई बार इंटरव्यू भी लिया। रिसेंटली हुआ ये था कि chess.com ने एक ऑनलाइन चेस का कंपटीशन करवाया जिसमें विश्वनाथन आनंद के अगेंस्ट जो सेलिब्रिटी अपोनेंट्स थे उन्होंने चीटिंग की और वहां पे वो मैच को जीत गए। तो इस चीज को कहीं ना कहीं वेलकम नहीं किया गया, कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे इवेंट को क्रिटिसाइज किया गया है। विश्वनाथ आनंद के साथ यहाँ पे गलत हुआ। एक्चुअली में chess.com ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था और उस इवेंट में विश्वनाथ आनंद के अगेंस्ट जो लोग चेस खेल रहे थे उन्होंने कुछ चीटिंग टाइप की थी। हालांकि इस पर्टिकुलर इवेंट की बहुत ज़्यादा मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं हुई और ज़रूरत भी नहीं है, चूंकि देखा जाए तो ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बट यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, विश्वनाथ आनंद बहुत टैलेंट है, वो तो टैलेंटेड है ही। आप चाहो तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, देयर इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। तो ये आर्टिकल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे, 4 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो देखते हैं कौन कौन से मेंबर्स ने आज हमको ज्वाइन किया है। अनुपम कुमारी ने हमको ज्वाइन किया है, अंजू मानू हुडा ने हमको ज्वाइन किया है और हैप्पी सिंह ने हमको ज्वाइन किया है। तो अनुपम कुमारी, अंजू मानू हुडा एंड हैप्पी सिंह, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एज अ मेंबर। थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। आप लोग ज्वाइन करते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखते हैं आज के इस डिस्कशन में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। मैं सबसे पहले प्रिजनर्स राइट वाले इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। ये आर्टिकल और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है प्रिजनर्स राइट का, काफी न्यूज में रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि प्रिजनर देखिए एक ऐसा तबका होता है जो कि कोविड के समय पे उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। आप समझिए प्रिजनर्स को लोग किस प्रकार से देखते हैं कि यार इसने तो कोई क्राइम किया होगा और इसलिए जेल में बंद है, वैसे लोग परेशान है तो इनके बारे में कौन सोचे। तो प्रिजनर्स के बारे में बिल्कुल एंड में सोचा जाता है और ये एक बड़ी परेशानी है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अप्रैल और मई 2021 में कोविड-19 के बहुत सारे केसेस थे, हेल्थ सिस्टम पे, गवर्नमेंट्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ा। तिहाड़ जेल का यहाँ पे एक डाटा दिया गया और तिहाड़ जेल का डाटा यहाँ पे क्या बताता है कि भाई तिहाड़ जेल के 11 सेक्शंस में 12,715 कैदी बंद थे और इन 12,715 कैदी में 11,077 अंडर ट्रायल है। और खास बात यहाँ पे ये है कि तिहाड़ जेल की जो लॉजिंग कैपेसिटी है वो 7,425 है, मतलब 7,500 लोग मैक्सिमम तिहाड़ जेल में बंद हो सकते हैं। और एक्चुअली में बंद कितने हैं? 12,715, जिसमें 11,077 अंडर ट्रायल्स हैं। ये अंडर ट्रायल पे फोकस करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको अभी तक कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया है। मिलॉर्ड इनके केस में अभी नहीं हुआ है। होता है ना कि जब भी किसी को दोषी करार दिया जाता है उसके ऊपर प्रॉपर केस चलता है, दोनों पक्ष के वकील अपनी बात बोलते हैं और फाइनली जज साहब जजमेंट सुनाते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पर्सन दोषी है या दोषी नहीं है। तो जब दोषी नहीं करार दिया गया, केस चल रहा है, तो वो अंडर ट्रायल है और जब तक वो अंडर ट्रायल है तब तक वो निर्दोष है। बट निर्दोष होने के बावजूद वो जेल में बंद है और हजारों की तादाद में लोग ऐसे कैदी जेल में बंद है। और आपको पता है कि पूरे इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ और उसमें से कई मरे भी हैं। तो कुल मिला के ये जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं इनके ऊपर बहुत फोकस जा रहा है। वैसे तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोला है कि जिन लोगों को इस प्रकार के क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है जिसमें सजा 7 साल से कम है, उनको कहीं ना कहीं बेल दे दो और उनको कहीं ना कहीं घर जाने दो, उनको जेल में जबरदस्ती मत रखो, क्योंकि जेल में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है और हमारे जेलों के हालात भी बहुत गंदे भी। यूएसए की जेल तो है नहीं, बिल्कुल पुअर स्टेट ऑफ प्रिजन्स है इंडिया में, 100 ऑफ प्रिजनर्स इन्फेक्ट हुए हैं और ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। एक प्रिजनर भी अगर जेल में बंद है तो कम से कम ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए। आपको पता है ना कि भगत सिंह जी ने जेल की कंडीशंस के अगेंस्ट ही एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, एक भूख हड़ताल की थी जेलों में। अगर आप देखो तो एक केस है री इन ह्यूमन कंडीशंस इन 1382 वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2018। इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला गया? ओवर क्राउडेड जेल्स आर अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो री इन ह्यूमन कंडीशंस इन 1382 वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2018, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि भाई ओवर क्राउडेड जेल्स ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। फिर एक और केस है चार्ल्स सोबराज वर्सेस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल तिहाड़ 1978। क्या बोल रहा है ये? इम्प्रिजनमेंट डज नॉट स्पेयर फेयरवेल टू फंडामेंटल राइट्स। तो कुल मिला के यहाँ पे जेलों में इन प्रिजनर्स को इनह्यूमन तरीके से ठूस रखा है। दिस इज अ क्लियर कट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ये बात यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना के समय पे हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। समझना तो दूर की बात, इनके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा है।
अच्छा, वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा देना दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलग अलग प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। कल ही शाम को मैंने 3 वीडियोस रमेश सिंह की अपलोड किए, तो जो भी रमेश सिंह की डिमांड कर रहे थे कहाँ चले गए भाई सब लोग, जाके आप रमेश सिंह की वीडियोस देख सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में रमेश सिंह जैसी वीडियोस की विजिबिलिटी बहुत होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कम दिखती है, तो रमेश सिंह की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। साथ साथ आप अपने व्यू पॉइंट्स भी कमेंट्स के थ्रू मुझे रेगुलरली बताते रहिए। कोई डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं फॉलो करके। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे बाकी लेक्चर्स को नोटिफिकेशन के लिए, और एडिटोरियल का एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन ये डेली बेसिस पर harshitdwivedi.com वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है। मैं लिंक टेलीग्राम में भी अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो आप harshitdwivedi.com पे जाके करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। वापस आ जाते हैं आर्टिकल पे। क्या बोला जा रहा है कि देखिए, जब इम्प्रिजन किया जाता है किसी को, किसी भी पर्टिकुलर कैदी को जेल में बंद किया जाता है, तो उसकी 2 वजह होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि वो कोई और काम ना कर पाए, दूसरी वजह ये होती है कि उसको रिफॉर्म करो। रिफॉर्म करो मतलब कि उसको ठीक करने की कोशिश करो। क्या होता है कि जब ये कैदी जेल में बंद होते हैं तो ये इनमेट्स की लाइफ को भी खतरा डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और वो उसी गंदी सी सेल में पड़ा है, तो बगल के सेल वाला भी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, क्योंकि इन सेलों में ऑलरेडी वेंटिलेशन प्रॉपर होता नहीं है। तो अगर एक कैदी को यहाँ पे कोरोना होता है तो दूसरे को भी हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग इज नेक्स्ट टू नन यहाँ पे। ओके, खास बात यहाँ पे ये भी है कि जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो फिजिकल मीटिंग बंद हो गई। तो पहले जिनके कैदी पहचान वाले घर वाले जेल में बंद थे, तो फिर भी जो घर वाले होते थे वो जाके मिल लेते थे इनसे। अब कैसे मिलने जाओगे? अब तो फिजिकल मीटिंग्स ही बंद है। तो उस केस में कभी कभी घर वालों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनके जो नोन जेल में बंद हैं उनके हालात क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस रिस्पेक्ट में बोला कि भाई देखिए, ये गलत बात है। कैदियों को समय समय पे अपने घर वालों से बात करने की सहूलियत बिल्कुल होनी चाहिए। एकदम से उनके घर वालों से उनको काट देना ये सही नहीं है। तो अगर फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो रही हैं तो आप एक काम करो कि कम से कम वीडियो टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी मीटिंग करवा दो। वीडियो कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी करना। आराम से वीडियो कॉल पे बातचीत करवाई जा सकती है। ओके, फिर आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर में कहीं ना कहीं कुछ चीजें इंप्लीमेंट की गई कि भाई एक पर्टिकुलर फैमिली अपने नोन पर्सन से जो कि जेल में बंद है 15 दिन में एक बार बात कर सकता है। तो इस प्रकार की चीजें और भी जगहों पे करने की जरूरत है। अब यहाँ पे उन कैदियों की भी बात की जा रही जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और बहुत लंबे समय से जेल में बंद है और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तहरीके हुर्रियत करके एक ग्रुप है, इसके एक लीडर है मोहम्मद अशरफ सहराई। मोहम्मद अशरफ सहराई को डिटेंशन में रखा था, जम्मू में जेल में बंद थे। इनको बंद किया गया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर। पब्लिक सेफ्टी एक्ट डिटेंशन लॉ है। इस डिटेंशन लॉ के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बिना किसी कारण के, बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। ठीक है भाई। अब मोहम्मद अशरफ सहराई की जेल में हो गई मृत्यु। मृत्यु के बाद पता चला कि वो कोविड-19 था उनको, तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई। मृत्यु से 10 दिन पहले उनकी अपनी फैमिली मेंबर से बातचीत हुई थी। तो जब ये मृत्यु हुई तो इससे कहीं ना कहीं ध्यान गया कि भाई कहीं ना कहीं जो जम्मू एंड कश्मीर की प्रिजन्स है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ एक प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय तक ये लोग जेल में बंद रहते हैं और कन्विक्शन इनका देर में होता है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये जो पर्टिकुलर इल्जाम है करंट सरकार के ऊपर बहुत लगाया जा रहा है। केवल यहाँ पे बात सहराई जी के रिस्पेक्ट में नहीं हो रही है। हमारे देश में ऐसे बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको अभी जेल में बंद करके रखा गया है और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ना उनकी बेल पिटीशन पे कोई एक्शन हो रहा है और ना ही उनका केस हियर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जल्दी। तो ऐसे में होता क्या है कि बहुत लंबे समय तक लोग जेल के अंदर बंद रहते हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब वो लोग जो कि आप कह सकते हो कि उन्होंने सरकार के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट बोल दिया या सरकार के अगेंस्ट कोई काम कर दिया और सरकार ने उनको सेडिशन लॉ में या किसी और पर्टिकुलर इल्जाम में पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद कर दिया, सेडिशन लॉ के अंदर बंद कर दिया। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं और उनके खिलाफ ट्रायल भी शुरू नहीं होता, और ये गलत है। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ट्रायल रोक रहे हो तो ये गलत है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का वायलेशन है। अगर आप आर्टिकल 14 क्लॉज 3 देखोगे, आर्टिकल 14 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये क्या बोलता है? दैट एन एक्यूज्ड हैज द राइट टू बी ट्राइड विदाउट अनड्यू डिले। मतलब एक एक्यूज्ड के पास ये राइट है कि उसको तुरंत आप ट्रायल में डालो
अगर उसने कुछ इल्जाम किया है तो उस इल्जाम को लेके, उस कैदी को लेके कोर्ट में पहुंचो, कोर्ट मिलॉट करेगा और फाइनली सजा सुनाएगा कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। बट कोर्ट में तो केस पहुंचता ही नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स सालों तक जेल में बंद रहते हैं, ये गलत है। दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। फिर एक केस है हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979। इसमें क्या बोला गया? द स्टेट इज बाउंड टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू प्रिजनर्स, एंश्योर देयर सेफली एंड टाइमली रिलीज एंड सेफगार्ड देयर राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। तो इस हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 में क्या बोला गया कि भाई सरकार के ऊपर ये बाउंडेशन है कि वो प्रिजनर्स को लीगल असिस्टेंस देगा, उनका सेफ और टाइमली रिलीज को एंश्योर करेगा और उनको स्पीडी ट्रायल मिले, ये भी बोलेगा। इस कोरोना के पैंडेमिक के समय पे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्य की सरकारों को यह भी बोला कि वो इनमेट्स जिनको कन्विक्ट कर दिया गया है या फिर वो ट्रायल फेस कर रहे हैं नॉन सीरियस ऑफेंसेस के लिए, मैंने बताया ना, अगर ऐसे कोई ऑफेंस का ट्रायल फेस कर रहे हैं जिसकी सजा 7 साल से कम है, तो ऐसे लोगों को रेगुलर बेल पे या पैरोल पे छोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, उनको अपने घर भेजा जा सकता है, वो घर में कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे, उनको समय समय पे थाने में आके हाजिरी देनी पड़ेगी और जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो उनको फिर से जेल में ले जाइएगा, ट्रायल शुरू करिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। फिर ये भी बता रहे हैं ये दोनों ऑथर्स कि कश्मीर के बहुत सारे जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश की, बिहार की और बाकी स्टेट्स की जेलों में बंद हैं और उनका ट्रायल बहुत समय से रुका हुआ है, कुछ चीजें चालू ही नहीं हो रही हैं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे पॉइंट आउट की जा रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेजिंग अ कमबैक, री एनर्जाइजिंग इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी। अच्छा, इस कश्मीर वाले आर्टिकल में आपको आई होप ये समझ में आ गया हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। प्रिजनर्स राइट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो जजमेंट्स मैंने आपके सामने कोट किए, री इन ह्यूमन कंडीशंस इन 1382 वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2018, फिर चार्ल्स सोबराज वर्सेस द सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल तिहाड़, ये वाला जजमेंट। फिर अभी देखिए सहराई वाला ये जो केस है, जो उनकी मृत्यु हो गई, इसको सीधे सीधे कोर्ट मत करिएगा किसी एग्जाम में। रीजन बीइंग कि जब इस प्रकार के केसेस को आप एग्जाम में कोर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल बायस नजर आता है, जो कि आपको नहीं दिखाना है। हाँ, आर्टिकल 14 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आप इसको कोट कर सकते हो। हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979, इसको कोट कर सकते हो। इन केसेस के कोट करके आप ये जरूर बोल सकते हो कि कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर, उसका ये बेसिक फंडामेंटल राइट है कि उसका ट्रायल जल्दी हो, क्योंकि अगर वो बिना मतलब जेल में बंद है तो दिस इज, आप कह सकते हैं कि दिस इज अ वेरी बिग वायलेशन ऑफ योर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन एथोस। रीजन बीइंग कि बिना किसी वजह आपको जेल में बंद करके रखा गया। हो सकता है आपने क्राइम किया हो, बट जब तक आपका क्राइम प्रूव नहीं हुआ, जब तक आप कॉन्विक्टेड नहीं बोले गए, तब तक आप निर्दोष हो। अब निर्दोष होने के बावजूद भी जेल में बंद रहो और पता ही नहीं है कि ट्रायल कब शुरू होगा, तो ये भी एक अत्याचार से कम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजिंग अ कमबैक, री एनर्जाइजिंग इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी। भैया इंडिया की अफ्रीका की पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इंडिया की अफ्रीका की पॉलिसी पहले कैसे तेजी से आगे बढ़ी और अभी रिसेंटली कोविड के पैंडेमिक के समय पे कैसे कम हो रही है, इन सब चीजों के बारे में बात की जाएगी। अफ्रीका को हमेशा से ही फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी माना गया है इंडिया के द्वारा, चाहे करंट की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे इससे पहले की कांग्रेस की सरकार हो, सबने कहीं ना कहीं अफ्रीका को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अफ्रीका को इंपॉर्टेंस देने की वजह क्या है? अफ्रीका के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, उनकी आबादी बहुत बड़ी है, तो मार्केट बहुत बड़ा है। तो कुल मिला के बहुत लंबे समय से नई दिल्ली अफ्रीका के साथ अच्छे रिश्ते करने की कोशिश कर रहा है। हमारी बहुत सारी कंपनीज अफ्रीका के रीजन में जाके इन्वेस्ट करती हैं, वहां पे बिजनेस कर रही हैं, वहां पे नौकरियां क्रिएट कर रही हैं। मार्च 2020 में जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो इंपॉर्टेंट पीपीई किट्स, मास्क और बाद में वैक्सीन भी नई दिल्ली ने अफ्रीका को प्रोवाइड की। अब कुछ इकोनॉमिक डाटा की बात कर लेते हैं। जो रीसेंट इकोनॉमिक डाटा निकल के आ रहा है इंडिया और अफ्रीका के ट्रेड का, उससे यह पता चलता है कि ट्रेड इज ऑन द डिक्लाइन, कहीं ना कहीं ट्रेड गिर रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2021 के हिसाब से इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं अफ्रीका में वो है $27.7 बिलियन 2020-21 के लिए, और इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं, जो कि अफ्रीका से इंडिया में सामान आ रहा है, वो है $28.2 बिलियन। तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है अफ्रीका में वो घटा है 4.4% से, और जो अफ्रीका से सामान इंडिया के अंदर आ रहा है, इंपोर्ट आ रहा है इंडिया के अंदर, वो 25% घटा है 2020-21 में व्हेन कंपेयर्ड टू 2019-20। 2020-21 में इंडिया अफ्रीका का बायलैटरल ट्रेड था $55.9 बिलियन, 2019-20 के रिस्पेक्ट में $10.8 बिलियन कम था।
और 2014-15 के रिस्पेक्ट में 15.5 बिलियन डॉलर कम था। मतलब 2014-15 एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर था जिसमें इंडिया और अफ्रीका का ट्रेड बहुत ऊपर पहुंच गया था। 2019-20 के रिस्पेक्ट में अगर आप 2020 को 21 को कंपेयर करो तो इंडिया के बिजनेसेस जाके अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करते हैं हर साल। 2019-20 में 3.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था, 2020-21 में 2.9 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। होता है ना कि हम लोग हर साल ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी एफडीआई, इंडिया के अंदर कितनी एफडीआई, बाहर के बिजनेस ने आके इंडिया में इकोनॉमी में कितना पैसा खर्च किया, उसी प्रकार से इंडिया के बिजनेस भी जाके अफ्रीका में खत्म करते हैं। तो 2019-20 में इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की थी 3.2 बिलियन डॉलर की अफ्रीका में, 2020-21 में 2.9 बिलियन डॉलर की करी है। ओवरऑल अगर आप अप्रैल 1996 1996 से मार्च 2021 यानी 2021 का टाइम पीरियड देखोगे तो इन 25 सालों में इंडिया का टोटल इन्वेस्ट अफ्रीका में है 70.7 बिलियन डॉलर। मतलब इंडिया का टोटल इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में 70.7 बिलियन डॉलर। वहीं पे अगर आप चाइना का इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में देखोगे तो 3 गुना है चाइना का। तो इन 25 सालों में इंडिया ने जितना इन्वेस्ट किया अफ्रीका में जाके उससे 3 गुना चाइना ने इन्वेस्ट किया अफ्रीका में। तो अफ्रीका से टक्कर लेना तो देखिए थोड़ा दूर है, बट फिर भी हम लोग कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ना अफ्रीका के लिए। चाइना के साथ सीधे सीधे कंपीट करना जरूरी नहीं है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम लॉन्ग टर्म में अफ्रीका में एक अच्छी रेपो बनाएं, और कहीं ना कहीं हमारी अच्छी रेपो है। अगर ट्रेड के कुछ और स्टैटिस्टिक्स को देखो तो इंडिया कौन से बड़े बड़े मार्केट्स को टारगेट करता है। जो सबसे बड़े 5 मार्केट अफ्रीका में है इंडिया के लिए, वो एक है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, केनिया, टोगो। बहुत सी कंपनीज हमारी साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया, इजिप्ट, केनिया, टोगो में जाके धंधा कर रही हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अफ्रीका के वो 5 देश जहां से सबसे ज्यादा सामान इंडिया के अंदर आता है, तो एक है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, अंगोला, गिनी। तो ये आप याद कर सकते हो, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि वो 5 सबसे बड़ी कंट्रीज जिनके मार्केट को इंडिया टारगेट करता है वो है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, केनिया, टोगो। और वो कंट्रीज जहां से सामान सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है अफ्रीका से, वो है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, अंगोला और गिनी। इंडिया जो चीजें अफ्रीका को एक्सपोर्ट करता है उनमें ज्यादा कौन कौन सी हैं, तो मिनरल फ्यूल्स और ऑयल। ये क्रूड ऑयल क्रूड वाला नहीं है, प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया क्रूड ऑयल तो बहुत इंपोर्ट करता है, लेकिन उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदलता है। और ये जो फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। कभी आप अगर पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने गए हो तो क्रूड ऑयल को डालना, छोटे छोटे सैशेज आते हैं जो कि इंजन ऑयल होता है, कैस्ट्रॉल का जीटीएक्स ऑयल हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे ऑयल हैं जो कि इंडिया बनाता है। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में खत्म करता है, चेंज करता है, और ये फिर एक्सपोर्ट होते हैं। तो प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका में। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली बात है, हमारी दवाइयाँ पूरी दुनिया में बिकती हैं, दवाई का मैन्युफैक्चरर हम माने जाते हैं। वो अलग बात है, कोरोना के समय पर हमारी हालत खराब हो गई, व्हीकल्स भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका से हमारे यहाँ पे आता क्या है, तो मिनरल फ्यूल एंड ऑयल, क्रूड ऑयल। अफ्रीका से हम लोग अपने यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल इंडिया के अंदर आता है, पर्ल्स, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स इंडिया में आते हैं, इंपोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है ना, वो बहुत जबरदस्त है। दुनिया भर के 50% से ज्यादा डायमंड इंडिया के अंदर आके पॉलिश होते हैं और फिर वापस एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये क्रूड ऑयल और ये पर्ल्स, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन जो भी अफ्रीका से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट आ रहा है इंडिया के अंदर, 77% से ज्यादा तो इन्हीं दोनों चीजों से आ रहा है। एक है मिनरल फ्यूल और ऑयल, और दूसरी है पर्ल्स, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स। और इंडिया अफ्रीका का जो बायलैटरल ट्रेड है ये पिछले 20 सालों से कुछ ऐसा ही है, ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए। अब बात करते हैं कोविड-19 की। बायलैटरल इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं थोड़े कम हुए हैं। कम क्यों हुए? पहला रीजन है कोविड-19। कोविड-19 ने कहीं ना कहीं अफ्रीका में तरखाट मचाया है। 24 जून 2021 को अफ्रीका में 52 लाख इन्फेक्शन लगभग आ चुके हैं, 1,37,000 डेथ्स हो चुकी हैं। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट इंडिया से बेटर है। अफ्रीका की पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ है, इतनी लगभग इंडिया की पॉपुलेशन है। जो भी यूएस में हुआ, यूरोप में हुआ, इंडिया में हुआ, अगर आप इससे अफ्रीका को कंपेयर करोगे तो अफ्रीका फिर भी बहुत सही है। इंडिया के हालात कितने गंदे हैं ये हम सबको पता है। अफ्रीका में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशन नहीं गया है, रीजन भी
इंडिया यूएस के जितने बुरे हालात हुए अफ्रीका के उतने बुरे हालात नहीं हुए, जितने ब्राजील के बुरे हालात हुए अफ्रीका के उतने बुरे हालात नहीं हुए। बट इसका मतलब ये नहीं कि अफ्रीका के हालात अच्छे हैं। अफ्रीका की सोसाइटी डीपली इफेक्ट हुई कोरोना वायरस से एंड दे वर इल इक्विप्ड टू हैंडल इट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे हुआ और इसने ये बताया कि अफ्रीका की 41 देशों में 2000 से कम वेंटिलेटर्स हैं। मतलब एक देश में 2000 से कम वेंटिलेटर्स है पूरे देश के अंदर। उसके बावजूद भी अफ्रीका में कोरोना के चलते हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए। इसकी कुछ वजह है। अफ्रीका में कम्युनिटी नेटवर्क्स बहुत एक्टिव है। अफ्रीका में एक्सटेंडेड फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस सबसे ज्यादा जरूरी बात है, कोरोना से पहले अफ्रीका में कुछ साल पहले से एबोला का क्राइसिस फैल रहा है। तो चूंकि एबोला ऑलरेडी अफ्रीका में फैल रहा था, तो अफ्रीका वालों ने एबोला से बचने के लिए बहुत सारे हेल्थ अरेंजमेंट्स पहले ही करके रखे थे। और उन हेल्थ अरेंजमेंट्स के चलते एक वायरस को कैसे हराना है, कैसे टैकल करना है, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अफ्रीका वालों को थी। उसके चलते जब कोरोना वायरस फैला, तो जो प्रैक्टिसेस अफ्रीका वालों ने अबोला में अडॉप्ट की थी, वही उन्होंने कोरोना में अडॉप्ट कर ली और थोड़ा कम कर दिया कोरोना का फैलाव को। तो एबोला के चलते काफी कुछ सीख गए थे अफ्रीका वाले, उसके चलते कोरोना उनको इतना परेशान नहीं कर पाया। लेकिन इस कोरोना के समय पे चूंकि दुनिया भर के बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वो खुद परेशान थी कोरोना वायरस से, बहुत ज्यादा मदद अफ्रीका को इस समय पे नहीं मिली है। हाँ, शुरुआत में इंडिया जैसी कंट्रीज ने वैक्सीन भेजना जरूर शुरू किया था, बट जब इंडिया में ही वैक्सीन की कमी पड़ने लगी तो हमने वो भी भेजना बंद कर दिया। तो एक वजह तो ये हो गई कि इंडिया और अफ्रीका के इकोनॉमिक एंगेजमेंट कम हुए हैं। दूसरी वजह बात करते हैं, रीसेंट गेट वॉइस हाउस स्टडी है, एक स्टडी है जिसका नाम है एंगेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन अफ्रीका, टेक अवेज फॉर इंडिया। ये स्टडी क्या दिखाती है? तो ये स्टडी ये दिखाती है कि अफ्रीका में बहुत लंबे समय से एक पावर गेम चल रहा है, इंटरनेशनल कंपटीशन से चल रहा है, जिसको बोला गया थर्ड स्क्रैम्बल। क्या है थर्ड स्क्रैम्बल का मतलब? जो पहले 2 डिकेड्स हैं 21वीं शताब्दी में, मतलब 2000 से लेके अब आप 2020 तक की बात कर लो, इन 20 सालों में अमेरिका की कंट्रीज ने, यूरोप की और एशिया में इंडिया चाइना मेन इंपॉर्टेंट हो गए, यूरोप में तो लगभग सारे देश, अमेरिका मतलब मेन नॉर्थ अमेरिका कनाडा, इन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अफ्रीका में और अफ्रीका में बहुत अच्छी अपनी गुडविल करने की कोशिश की है। क्योंकि अफ्रीका में साथ इंगेज होने के बड़े फायदे हैं। अफ्रीका का मार्केट बहुत बड़ा है भाई, 130 करोड़ की आबादी है, मार्केट तो बड़ा है ही। अफ्रीका में मिनरल्स बहुत है, हाइड्रोकार्बन्स बहुत है, इनके ओशनिक रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई कंट्री अपनी धाक जमा लेती है, अपने आप को सेटल कर लेती है, तो डेफिनेटली उसके बहुत से इकोनॉमिक फायदे हैं। और इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूरोपियन यूनियन ने, चाइना ने, जापान ने, इंडिया ने कहीं ना कहीं बहुत इन्वेस्ट किया है अफ्रीका के अंदर। और सबके इन्वेस्टमेंट के तरीके अलग अलग हैं। जैसे चाइना ने अफ्रीका के रिसोर्सेज को लूटा है, वहां के इन्वायरमेंट को तबाह किया है, वहां के लोगों को परेशान किया है। और इंडिया जैसी कंट्रीज ने अफ्रीका में अपनी बहुत सी गुडविल बनाई है। लेकिन गुडविल देखिए एक लिमिट तक ही काम आएगी, एक लिमिट से ज्यादा गुडविल काम नहीं आ सकती है। लेकिन एक कंट्री में आप कितने अच्छे रिलेशंस बना पाओगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब वो कंट्री मुसीबत में हो तब आपने उसकी कितनी मदद की। अफ्रीका जब कोरोना के पैंडेमिक की मुसीबत में था, इंडिया की तरफ से मदद थोड़ी कम हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिया खुद ही मुसीबत में था, तो क्या मदद करेगा। लेकिन चाइना चाइना ने यहाँ पे अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है। चाइना ने अपनी साइनोवैक नाम की वैक्सीन को भर भर के एक्सपोर्ट किया अफ्रीका में। इंडिया भी कोशिश कर रहा था एक्सपोर्ट करने की, बट इंडिया कर ही नहीं पाया। रीजन बीइंग कि हमारे पास अपने लिए वैक्सीन नहीं बची। तो हमारी जो वैक्स डिप्लोमेसी थी, वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, वो यहाँ पे कमजोर पड़ गई। हम अपने लिए वैक्सीन बना रहे थे। डेबिलिटेटिंग सेकेंड वेव आई कोरोना वायरस की, जिसके चलते हम परेशान हो गए। फिर यूएस से भी वैक्सीन रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज हो रहा था, हम उसी को सॉर्ट आउट कर रहे थे कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल्स भेजो। एशिया में भी बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रही हैं। आपको पता है कि जो साउथ चाइना सी है, वहां पे चाइना पुश बैक कर रहा है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं ध्यान चला गया दिल्ली का। दिल्ली क्वाड के साथ मेंबरशिप बनाने में इन्वॉल्व हो गया, चाइना को पुश बैक करने में इन्वॉल्व हो गया। हमारे फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज कुछ समय के लिए बदल गए थे, और बदल इसलिए गए क्योंकि हमारे टेरिटोरियल सोवरेनिटी पे खतरा आ रहा था एलएसी पे। चाइना को हमें पुश बैक करना, तो हमको ये लगा कि चाइना के साथ पुश बैक करने का बेस्ट तरीका ये है, क्वाड के साथ रिश्ते अच्छे करो, यूनाइटेड किंगडम के साथ रिश्ते करो अच्छे करो, यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते अच्छे करो। और इन कंट्रीज के साथ रिश्ते अच्छे करने के चलते अफ्रीका इग्नोर हो गया। लेकिन ये सही नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर इंडिया को अपनी धाक बनानी है दुनिया में, तो अफ्रीका के साथ तो देखो एंगेज करना पड़ेगा। और ये बात 19 मई को जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट चल रही थी, जयशंकर साहब ने ओपनली बोली
जयशंकर साहब ने बोला इस कोरोना के पैंडेमिक के समय पे अफ्रीका की कंट्रीज को उनकी ड्यू वॉइस नहीं मिल पा रही है। जरूरी है कि अफ्रीकन कंट्रीज की जो भी प्रायोरिटीज है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे एड्रेस किया जाए। केनिया भी गए थे हमारे जयशंकर साहब 12 जून से लेकर 14 जून। तो अफ्रीका के साथ पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया एंगेज कर सके इसके लिए इंडिया पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। पिछली बार जो थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुआ था वो 2015 में समिट हुआ था। लास्ट समिट आपका था लास्ट ईयर 2020 में, बट वो हो नहीं पाया, रीजन बीइंग कि कोरोना का पैंडेमिक फैला था। तो जो चौथा समिट है आपका इंडिया अफ्रीका फोरम, ये होना चाहिए। भले ही आप इसको फिजिकली मत कंडक्ट करवा पाओ, वर्चुअली कंडक्ट कराओ। ये अलग बात है कि हो सकता है सरकार फिजिकली कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि देखिए वर्चुअली जब कोई फोरम होता है ना तो वो खाना पूर्ति सा हो जाता है, उसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं रहती। लेकिन जब फिजिकली सारे लीडर्स बैठ के मिलते हैं तब एक बात ही अलग होती है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि पहले जो रिसोर्सेज एलोकेट किए थे इंडिया ने अफ्रीका को, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जो भी लोन्स, जो भी ग्रांट्स इंडिया की तरफ से अफ्रीका को गई थी वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो रही हैं। अब इंडिया को नए कमिटमेंट करने चाहिए अफ्रीका के लिए, बट इंडिया के पास खुद ही रिसोर्सेज की इस समय पे कमी है। ऑथर एंड में बस यही बोल रहा है, राजीव भाटिया इसके ऑथर है, डिस्टिंग्विश फेलो हैं गेटवे हाउस और फॉर्मर हाई कमिश्नर रह चुके हैं साउथ अफ्रीका और केनिया में और लेसोथो में। इनका यही बोलना है कि कोविड-19 के एरा के बाद हमें किसी भी हाल में इंडिया को किसी भी हाल में अफ्रीका के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाना है और एक मेजर स्केल पे बढ़ाना है। और इसके बढ़ाने के और अलग अलग तरीके भी बता रहे हैं। चूंकि अफ्रीका में चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है, तो अभी एक इंडिया ईयू समिट हुई है। कल की डेट में अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में कोई बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, तो अफ्रीका को भी उसका पार्ट बनाया जा सकता है। क्वाड के साथ जब इंडिया एंगेज करता है ना, तो इस एंगेजमेंट में अफ्रीका को भी एक इंपॉर्टेंट पिवट या फैसेट बना सकता है इंडिया। तो जरूरी नहीं है कि इंडिया को अगर अफ्रीका में अपना फुटप्रिंट बढ़ाना है तो इंडिया इंडिविजुअली अफ्रीका को अप्रोच करे। क्वाड के साथ पार्टनरशिप के थ्रू और यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप के थ्रू अफ्रीका में अपने फुटप्रिंट को इंडिया बढ़ा सकता है। तो साइमल्टेनियसली बाकी मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स के साथ अफ्रीका को भी इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। अभी कितना प्रैक्टिकल है, कितना फीजिबल है, ये तो हमारी जो सरकार सेंटर में बैठ के डिसीजन लेती है वही बता सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉपिंग द सर्च। गवर्नमेंट शुड अनलॉक यूजिंग गुड एविडेंस ऑन हाउ टू अवॉइड अनदर कोविड वेव। यहाँ क्या बताया जा रहा है, सेकेंड डेबिलिटेटिंग वेव आई थी कोरोना वायरस की, कहीं ना कहीं अब जा रही है। सरकारों के पास पैसा नहीं है, राज्य की सरकारों के पास, तो वो बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स को अनलॉक कर रहे हैं, मजबूरी हो गई अनलॉक करना। तो डाइन इन रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, जिम्स खुल रही हैं, शॉप्स खुल रही हैं, रिलीजियस सेंटर्स खुल रहे हैं, और ये खासकर उन इलाकों में खुल रहे हैं जहाँ पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम है। और अब तक जो सिटीजन्स थे जो लॉकडाउन वेरी हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, घरों के अंदर बंद हैं, वो भी भाग रहे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट सेंटर भागते हुए नजर आए, इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब ये लोग कहीं ना कहीं परेशान थे, डेथ और माइजरी इनके लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, तो एकदम से खुश हुए और एकदम से घूमने फिरने निकले। तो इसको एक मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म बोला जा रहा है। मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है कि कोरोना वायरस से केसेस कम हो रहे हैं, तो अब हम लोग थोड़ा बहुत बाहर निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि जो डेडली सेकेंड वेव आई थी ये अभी भी खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र की तरफ से अभी अनाउंसमेंट आया है कि लगातार जो केसेस कम हो रहे थे, पिछले हफ्ते में केसेस एकदम से बढ़े हैं, और बाकी स्टेट्स भी धीरे धीरे करके अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि केसेस ज्यादा हैं या कम है। हमको यह पता है कि जो हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट है वो फैल रहा है। अप्रैल और मई 2021 में जो पूरे देश में तबाही मची है कोरोना वायरस की वजह से, कहीं ना कहीं उसके लिए डेल्टा वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल है। और अब तो डेल्टा प्लस वेरिएंट भी फैल रहा है, और वल्नरेबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि वैक्सीनेशन अभी मेजर स्केल पे हुआ नहीं है, एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको वैक्सीनेट करना बाकी है। सीनियर सिटीजन्स लगातार रिस्क पे हैं, भले ही सीनियर सिटीजन्स को बहुत हद तक वैक्सीनेशन मिला हो, बट वैक्सीनेशन मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा इन्फेक्ट नहीं होगे। जो लोग वीक इम्यूनिटी के हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ वल्नरेबल हैं, जो बच्चे हैं वो वल्नरेबल हैं। तो डेल्टा वेरिएंट तो तरखाट मचा ही रहा है, उसके साथ साथ एक नया डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है। इसमें अभी तो शोध हो रहा है, जेनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट का, कितना डेंजरस है ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पता चलेगा। तो कुल मिला के स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 3 सीज को अवॉइड करो। कौन से हैं 3 सीज? पहला सी है क्राउडेड प्लेस, दूसरा सी है क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स, और तीसरा सी है कन्फाइंड एंड इनक्लोज्ड स्पेसेस। तो क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स को अवॉइड करना है, कन्फाइंड और इनक्लोज्ड स्पेसेस को अवॉइड करना है।
और ये तीनों ही चीजें देखने को मिलती हैं कुछ जगहों पे, जैसे कि डाइन इन रेस्टोरेंट हो गए, कल्चरल परफॉर्मेंस हो गए, शॉप्स हो गई, सोशल इवेंट्स हो गई। और इनकी लिमिटेड परमिशन उन इलाकों में दी जा रही है जिन इलाकों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम पाया गया है। तो बहुत जरूरी है कि सरकारें इस बात को याद रखें कि फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना पैंडेमिक के बाद भी कुछ ऐसी ही रीओपनिंग हुई थी, और सेकेंड कोरोना का पैंडेमिक हमारे सामने कैसे आया ये हम भूल नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल है भूलना। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको अभी वैक्सीनेशन नहीं मिला है, और हर्ड इम्यूनिटी किस हद तक हम पहुंचे, किस हद तक हम नहीं पहुंचे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सेरो सर्वे के डाटा के हिसाब से चलते तो सेकंड वेव आनी ही नहीं चाहिए थी, बट सेकंड वेव आ गई, तो पूरे चांसेस है थर्ड वेव भी आ सकती है। तो थर्ड वेव ना आ जाए इसके लिए सबसे पहले तेजी से वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। सरकार को मास्क बांटने चाहिए फ्री में, लेकिन सरकार ने मास्क बांटे नहीं है। सरकार अगर फ्री में मास्क बांटे तो वो लोगों को जस्टिफाई भी कर सकती है कि आप मास्क पहनो। बहुत सारे लोग मास्क के ऊपर खत्म नहीं करना चाहते पैसा, बहुत सारे लोग अब भी मास्क को अवॉइड करना चाहते हैं। खासकर ट्रेनों जैसी जगहों पे, बस जैसी जगहों में मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और गांव वगैरह के इलाकों में तो लोग नहीं पहनते। तो कुल मिला के अभी भी यहाँ पे बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी भी हम लोग यूज टू हो जाएं, बहुत हल्के में चीजों को लेने लगे तो वो हमारे लिए ही डिफीटिंग हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर, इसमें अभी भी ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें शुरू नहीं हुई हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं, बैंकों में जो काम करते हैं, वो आज भी आपको बैंकों की ब्रांच में बैठे नजर आएंगे। जो सबसे ट्रिकी समय आया था ना, जब कोरोना का सेकेंड वेव बिल्कुल पीक पे था, एक दिन में 4-4 लाख इन्फेक्शन आ रहे थे, उस समय पे भी बैंक एम्प्लॉयज के लिए अल्टरनेटिव अटेंडेंस की गई थी। जबकि प्राइवेट एम्प्लॉयज की पूरी नौकरी छुट्टी थी, मतलब वो घर से काम कर रहे थे, छुट्टी मतलब वर्क फ्रॉम होम था। बट अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं हुआ है। ये बैंक वगैरह कुछ ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा आप कह सकते हो सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों का, तो वहां पे कोरोना वायरस बहुत फैलता है। रेस्टोरेंट तो चलो खाने पीने की चीज है, इतना बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट काम नहीं है तो रेस्टोरेंट तो आपने बंद करवा दिया, सर्विस सेक्टर की चीजें आपने बंद करवा दी, घूमना फिरना आपने बंद करवा दिया, लेकिन बैंकों का काम तो बंद हो नहीं सकता। बैंक के बंद हुई तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो बैंकिंग सेक्टर्स को और इंश्योरेंस सेक्टर्स में वर्क फ्रॉम होम लाना चाहिए था, वो नहीं लाया गया। तो अभी नहीं लाया गया तो आगे लाना चाहिए। इस बात को इंश्योर करना जरूरी है कि वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल हो। अभी फ्रीली तो अवेलेबल हो रही है, बट बहुत धीमे पेस पे हो रही है, और वो भी सही नहीं है। रिसेंटली 21 जून को हम लोगों ने एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कैंपेन किया, लगभग 86 लाख लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दी गई, बट एक दिन से कुछ नहीं होता है। इस मोमेंटम को हमको मेंटेन करना है, और इस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए डोजेस हमारे सामने है नहीं। और रूरल इलाकों में लोगों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि रूरल इलाकों में कोरोना वायरस फैला भी बहुत है, रूरल इलाकों में लोग एहतियात भी नहीं बरतते हैं, और रूरल इलाकों में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी कम है। तो तीसरी वेव इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि तीसरी वेव नहीं आई है, नहीं आएगी। तो कोरोना वायरस की पहली वेव अगर छोटी थी तो दूसरी वेव बहुत बड़ी थी। अब तीसरी वेव किस साइज की होगी, दूसरी से छोटी होगी, बड़ी होगी, पहले से छोटी होगी, बड़ी होगी, ये हमें नहीं पता है, वो आएगी जरूर। अब ये तीसरी वेव आए तो हम इसको ऐसा अगर कर पाए तो ये बहुत अच्छा होगा। मतलब फर्स्ट वेव जितनी है, सेकेंड वेव जितनी खतरनाक ना हो जाए थर्ड वेव ऑफ द पैंडेमिक, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए सरकार को बहुत शुरू से ही प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। और जिस प्रकार का अनलॉक अभी शुरुआत में हमको देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकारें थोड़ी हल्के मोड में चल रही हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, रूरल इकोनॉमी कैन जंप स्टार्ट अ रिवाइवल। द गवर्नमेंट नीड्स टू रिवर्स इट्स नेग्लेक्ट एंड पॉलिसी मिसस्टेप्स एज की इंडिकेटर शो द सेक्टर हैज रेजिलियंस। रूरल इकोनॉमी की बात कर रही है, बस एक कहानी की तरह उसको सुनते रहिए। जब सेकेंड वेव कोरोना की फैलनी शुरू हुई, डेली इन्फेक्शन डेथ्स बढ़ रहे थे, और ये जो डेली और इन्फेक्शन और डेथ थे, ये रूरल इलाकों में भी बहुत बढ़ रहे थे। खास बात सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन की यही थी। फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन में इन्फेक्शन, मौत का ये जो कहर था कोरोना का, वो गांव तक नहीं पहुंचा था, रूरल इलाकों तक नहीं पहुंचा था। सेकेंड वेव में वो रूरल इलाकों में भी पहुंच गया। अगर आप 2020-21 के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करो तो 7.3% का डिक्लाइन था। शुरुआत में सोचा गया था कि 10% डिक्लाइन होगा, बट वो 7.3% पे आ गया। हालांकि ये डिक्लाइन अभी आगे बढ़ सकता है, प्रोविजनल एस्टिमेट से, रीजन बीइंग कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अंडर काउंटिंग होती है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए एक नाइटमेयर था। और सिर्फ 2020-21 फाइनेंशियल ईयर नहीं, ऑथर ये बोल रही है कि 2016-17, 2017-18, 18-19 और 19-20, ये 4 के 4 साल हमारी जीडीपी ग्रोथ नीचे होती नजर आई है। 2016-17 में हमारी जीडीपी ग्रोथ 8.3% थी, अच्छी थी, लेकिन इस 8.3% की जीडीपी ग्रोथ के बाद
हर साल जीडीपी ग्रोथ कम होती नजर आई है। 2019-20 में हमारी जीडीपी ग्रोथ थी 4% और 20-21 में तो कोरोना आ गया। तो यहाँ पे सरकार को इक्वली रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है ऑथर ये बोल रही है कि सरकार के मिस स्टेप्स के चलते हमारी जीडीपी ग्रोथ कोरोना से पहले ही कम हो रही थी और कोरोना आने के बाद तो आप कह सकते हो कि एक जलजला सा आ गया, तूफान सा आ गया। एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगना जरूरी था। पहली वेव देखिए, सरकार की तारीफ नहीं होती बट तारीफ करने लायक बात थी। लॉकडाउन पहला जो लगाया गया था वहां पे माइग्रेंट इशू ध्यान नहीं दिया गया। माइग्रेंट इशू को अगर आप अलग हटा दो तो जो पहली वेव हमारी कोरोना वायरस की थी ना, एक दिन में 1 लाख इन्फेक्शन, वो कम इसीलिए थी क्योंकि शुरुआत में लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन लगने के चलते कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेक्शन कम हो गया था। सेकेंड वेव ज्यादा क्यों आ गई थी तगड़ी? क्योंकि लॉकडाउन उस लेवल पे नहीं था। हालांकि पहला लॉकडाउन इतने हैफेजर्ड वे में और इतने एराटिक रैंडम तरीके से लगाया गया कि सरकार को क्रिटिसाइज किया गया। माइग्रेंट क्राइसिस बहुत बड़ी हुई है, ये तो हम जानते ही हैं। अब यहां पे बात की जा रही है रूरल इकोनॉमी की, और रूरल इकोनॉमी में स्पेसिफिकली बात की जा रही है एग्रीकल्चर की। 2020-21 की अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल देश की इकोनॉमी की जो भी परफॉर्मेंस रही है, एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस बेटर देन एक्सपेक्टेड रही है। रूरल इकोनॉमी ने रेजिलियंस दिखाया है। हजारों की तादाद में माइग्रेंट्स अर्बन इलाकों से चल के गांव की तरफ गए, गांव में उनको नौकरियां मिली, गांव से उनको रहने खाने पीने का सहारा मिला। एग्रीकल्चर एक ऐसा अकेला सेक्टर था जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ता हुआ मिला है। कुछ और ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ता हुआ मिला, बट मेजरली ग्रॉस वैल्यू एडेड जो बढ़ा है, हमारी इकोनॉमी को जो स्टेबलाइज किया है, हमारी इकोनॉमी का जो डाउनवर्ड फॉल था उसको जो कहीं ना कहीं अरेस्ट किया, वो एग्रीकल्चर ने किया। ग्रॉस वैल्यू एडेड वाज इंक्रीज्ड इन 2021। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब नीचे की तरफ जा रहे थे। फिर आप देखो, अगर पिछले 5 साल का एवरेज देखा जाए ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ का, देखिए जीडीपी ग्रोथ में और ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या फर्क है, अगर आपको जानना, क्योंकि कभी कभी आप लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि कभी कभी जीडीपी ग्रोथ रेट की बात होती है, कभी ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात होती है, इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? बीच का फर्क जानना है, मेरी रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी जाएगी, वहां पे मैंने बहुत ढंग से समझा रखा है। तो ओवरऑल पिछले 5 सालों में अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड देखेंगे ग्रोथ की, तो 3.6% है फॉर इकोनॉमी एज अ होल। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो पिछले 5 साल का एवरेज ग्रॉस वैल्यू एडेड है 4.8%। तो रूरल सेक्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। खासकर इस पैंडेमिक के समय पे गरीबों की मदद करने में रूरल सेक्टर एक, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े दीवार की तरह आया है, जिसने कोरोना के इकोनॉमिक इंपैक्ट को रूरल इलाकों में कम किया। ठीक है, लेकिन अब यहां पे रूरल इलाका भी अफेक्ट हो रहा है। कैसे अफेक्ट हो रहा है? इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है उसको कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंपैक्ट है कोरोना वायरस का, आप उससे कंपेयर कर सकते हो। कोरोना वायरस के हेल्थ इंपैक्ट में क्या बोला जाता है कि जितने एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस हैं उतने दिखाई नहीं जाते, जितने एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स हैं उतने दिखाई नहीं जाती। उसी प्रकार से रूरल इलाकों में जितने लोगों की लाइवलीहुड को कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है उतना हमको नजर नहीं आ रहा है। सेकेंड वेव जो कोरोना वायरस की थी उसने रूरल इलाके को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट किया है। हर घर में किसी ना किसी अर्निंग मेंबर की मौत हुई है और बहुत सारे रूरल मेंबर्स ने प्राइवेट हेल्थ केयर की तरफ गए जो कि सरकारी हॉस्पिटल भरे हुए थे। अब इससे हुआ ये कि इस इन्फेक्शन को डील करने के लिए बहुत सारे गरीब रूरल इलाके में रहने वाले लोग प्राइवेट सेक्टर में जाके इलाज कराएंगे। अभी उस इलाज के लिए सरकारी बैंक से तो पैसा मिल नहीं रहा है, तो ये जो इंस्टीट्यूशनल नहीं, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स होते हैं, जोतेदार मनी लेंडर्स होते हैं गांव के इलाके में, इनसे इन्होंने इनफॉर्मल तरीके से हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाया होगा और उससे जाके अपना इलाज करवाया होगा। तो ये जो इंडेप्टेडनेस है रूरल इलाकों में, ये बढ़ी है। और ये जो इंडेप्टेडनेस है ये अनडॉक्यूमेंटेड है, इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता है। आप कभी भी ये पता नहीं कर पाओगे कि किस हद तक गरीबी, भुखमरी और डेप्ट गरीबों के इलाकों का बढ़ा है, और सरकार इसको रिपोर्ट भी नहीं करना चाहती। रीजन भी कि इससे सरकार की ही, आप कह सकते हैं, जो पॉपुलैरिटी है वो कम होगी। फिर मनरेगा के अलॉटमेंट की बात कर लीजिए। पिछले साल मई 2021 में मनरेगा का जितना अलॉटमेंट हुआ, इस साल मई 2021 में जितना अलॉटमेंट हुआ, पिछले साल मई 2020 से 65% आप कह सकते हो था। तो अगर मई 2020 में 100 रुपया मनरेगा के अंदर अलॉट किया गया तो मई 2021 में 65 ही रुपया अलॉकेट किया गया। तो इस साल में मनरेगा का अलॉटमेंट भी कम होता नजर आ रहा है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो एकदम से सरकार ने बहुत सारा पैसा रिलीज किया था, और पहले जो 3-4 महीने थे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ काम बटा था मनरेगा के अंदर। बट इस साल
इस साल में मनरेगा में उतना ही पैसा सरकार खत्म कर रही है, बट ओवर द कोर्स ऑफ 12 मंथ उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मई 2020 में जितना मनरेगा का काम बटा और मई 2021 में जितना मनरेगा का काम बटा, 21 वाले मई में आपको कम काम बढ़ता नजर आएगा। फिर ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, इसमें जो 2021 में ये पैकेज बांटा जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि दालों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि दालें महंगी होती हैं, तो फ्री में दालें कम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। इनकम और जॉब लॉसेस तो हुआ ही है। अप्रैल 2021 के एस्टिमेट क्या बताते हैं कि रूरल इलाकों में जो नॉन एग्रीकल्चरल वेजेस है वो 0.9% से घटी हुई है, और इंटरनेशनली जो सीरियल्स के और वेजिटेबल्स के दाम है वो बढ़ रहे हैं, बट इंडिया में जो सीरियल्स और वेजिटेबल्स के जो दाम है वो घट रहे हैं। अब आप बोलोगे ये कैसा इंडिकेटर है? हम तो ये देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक्चुअली में जो फूड इन्फ्लेशन है ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में बढ़ रहा है, जैसे कि दालों में फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, ऑयल सीड्स में फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जो वेजिटेबल वाला सेक्टर है, सीरियल्स वाला सेक्टर है, वहाँ पे दाम घट रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सप्लाई चेन को भी समझना पड़ेगा। हमें जिस रेट पे मार्केट में ये दाल, गेहूं, चावल मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा रेट हमारे किसानों को मिला हो। अगर कोई दाल मान लीजिए 200 रुपये प्रति किलो पे आपको मार्केट में मिल रही है, तो हो सकता है उसी दाल के किसान को केवल 30 या 40 रुपये या 50 रुपये प्रति किलो ही मिले हो। क्योंकि जब किसान किसी भी चीज़ की पैदावार करता है और उसको मार्केट में बेचता है, तो वो चीज़ बहुत सारे लेवल्स के थ्रू होते हुए फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचती है। तो जब फाइनल कंज्यूमर के पास वो फूड की चीज़ बिकती है, तो वहां पे दिखता है आपका रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन। लेकिन जब किसान उसको बेचता है, उस लेवल पे उसने किस दाम पे बेचा, वो दाम कहीं ना कहीं धीमा ही कम ही नजर आता है। तो ये जो सीरियल्स और वेजिटेबल्स के गिरे हुए दाम है ना, ये फार्मर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब यही सीरियल्स और वेजिटेबल्स लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो वो बढ़े हुए दाम पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे सप्लाई फैक्टर्स आ जाते हैं, बीच में बहुत सारे मिडिल मैन आ जाते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाती है। तो जो दाल किसान पैदा करके मिडिलमैन को देता है, वो दाल जाके एग्रीकल्चर फैक्ट्री में प्रोसेस होती है, प्रोसेस होकर फिर बहुत सारे बीच के ट्रेडर्स के थ्रू आपके पास पहुंचेगी। तो आपके पास तो उसके दाम ज़्यादा होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर किसान को उसके दाम कम मिलेंगे। तो किसानों को दाम कम मिल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में सीरियल्स के दाम बढ़े हुए हैं। तो यही सीरियल्स जब देश के बाहर एक्सपोर्ट होते हैं तो सस्ते में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर हमेशा कम वैल्यू पे एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जब इसी पर्टिकुलर प्रोड्यूस के दाम किसानों को देने की बात आती है, तो लूटने वाला एक तबका सबसे अप्रोप्रिएट दिखता है, वो है किसानों का। हर कोई लूट रहा है उनको, और यहाँ पे सरकार को एक्टिवली इंटरफेयर करने की जरूरत है। हालांकि सरकार एमएसपी के थ्रू इंटरफेयर करता है, बट फिर भी सीरियल्स और वेजिटेबल्स के दाम गिरने की वजह से फार्मर्स को काफी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे दुनिया भर में जब एग्रीकल्चर प्राइसेस ज्यादा हैं, हमारे फार्मर्स के जो दाम मिल रहे हैं वो कम हो रहे हैं। अब इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है, तो जब किसान ने कोई प्रोडक्ट बेचा तो उसको उसके कम दाम मिले, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है, तो वो तो कहीं ना कहीं किसान के घर तक पहुंचेगी ना। जो चीज पैदावार कर रहा है किसान, उसी से पूरा थोड़ा अपना काम चला लेगा। उसको मार्केट में जाके बाकी चीजें भी खरीदनी है, कपड़े भी खरीदनी है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी करानी है। तो ओवरऑल अगर महंगाई बढ़ेगी तो किसानों को तो देखिए नुकसान होगा ही। फिर कुछ इनपुट प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे रिसेंटली फर्टिलाइजर के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं। हालांकि फर्टिलाइजर में सरकार ने सब्सिडी भी दी है, बट ओवरऑल आप देखो तो फर्टिलाइजर के दाम में एक अपवर्ड ट्रेंड है। उसके साथ साथ आप देखिए डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और डीजल इज द ट्रांसपोर्ट फ्यूल। तो गांव के इलाके तक सीड पहुंचानी है, या फिर मान लीजिए कि ट्रैक्टर को चलाना है, इनपुट्स पहुंचाने हैं, फिर फार्मर्स ने जो भी पैदावार की उसको मार्केट तक पहुंचाना है, तो क्या इनपुट फ्यूल है? डीजल है। तो इस डीजल के दाम के बढ़ने के चलते भी फार्मर के इनपुट्स के दाम बढ़ जाते हैं, और फिर फाइनली जो ट्रेडर्स फार्मर से सामान खरीदने आते हैं वो फार्मर को कम दाम देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई हम इतना डीजल फूंक के इसको मार्केट तक लेके जाएंगे तो वो भी तो दाम वसूलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे इनपुट फैक्टर्स प्ले में आ रहे हैं। दो इनपुट फैक्टर्स हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ना और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और डीजल के दाम बढ़ना। तो इसके चलते भी कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान है। प्लस वैक्सीनेशन की स्पीड धीमी है, तो ओवरऑल इकोनॉमी तेजी से रिकवर नहीं कर पा रही, और इन सब चीजों का कंबाइंड अटैक, कंबाइंड इंपैक्ट आ रहा है किसानों के ऊपर। एक प्रकार की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गई रूरल इलाकों में, जो कि इतनी बड़ी है कि नॉर्मल लोगों को नजर नहीं आ रही, बट एक्चुअली में वो बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसलिए सरकार को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब सरकार तो एक क्लेम कर रही है कि हम सॉल्व कर रहे हैं, बट एक्चुअली में सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, ऑथर तो बता रहा है यहाँ पे नहीं हो रही है। बाकी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम लोग और आर्टिकल्स भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।